नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि उस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस क्रैक कर पाई या नहीं कर पाई। नहीं कर पाई तो कहां पर रुकी, और अगर क्रैक कर लिया तो वो कौन सा क्लू था जिसकी वजह से पुलिस कातिल तक पहुंच पाई, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अहमदाबाद में जो 12 जून को एयर क्रैश हुआ उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। वो जानकारी ये है कि अहमदाबाद में जिस एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 जो क्रैश हुई, उस फ्लाइट का एक इंजन इसी साल मार्च के महीने में उसकी ओवरहाउलिंग हुई थी और उस इंजन को उस फ्लाइट में रीफिट किया गया था, रीइंस्टॉल किया गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। एक सूचना यह भी है कि एक इंस्पेक्शन फ्लाइट का ड्यू था आने वाले दिसंबर महीने में। ये फ्लाइट तकरीबन 12 साल पुरानी बताई जा रही है और ये जानकारी मिली कि उसके राइट साइड के इंजन में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मैकेनिकल इश्यूज नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद एयर इंडिया की ओर से उस इंजन की मरम्मत की गई या ओवरहाउलिंग की गई, जो भी आप कहें, और फिर उसके बाद उसे फिर से प्रयोग में लिया जा रहा था। अब जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत बड़े हैं, बोइंग पर कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि बोइंग के फॉर्मर एम्प्लॉय भी बोइंग पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से उस फ्लाइट के इंजन की ओवरहाउलिंग करके उसे उसमें रीफिट किया गया था, री इंस्टॉल किया गया था और उसके बाद वो फ्लाइट उड़ाई जा रही थी, वो कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है, इन सारी चीज़ों को लेकर फिर से नए सिरे से बहस की शुरुआत हो चुकी है। आज तक और इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया है, ये जानकारी दी है, और ये एक नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, क्योंकि जब से अहमदाबाद में उस एयर क्रैश की घटना हुई है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन किया है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली तो उस एक्सीडेंट से इफेक्टेड नहीं हैं, जिनके नाते रिश्तेदार या जानकार उसका शिकार नहीं बने हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा है कि उन्हें मनोवैज्ञानिकों के पास जाना पड़ रहा है अपने काउंसलिंग के लिए, अपने इलाज के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। और एक एक्ट्रेस है रागेश्वरी, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी खुशमिजाज और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक कहानी सुनाई है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो दो ऐसे कपल्स को जानती हैं जिनके बीच में आर्टिफिशियल ईगो, दिखावे की जो लड़ाई होती है ना पति पत्नी के बीच में, बेवजह की लड़ाई जिसका कोई तुक नहीं बनता, उस तरह की लड़ाई वो कपल जो है सालों से लड़ती आ रही थी। वो कपल लड़ते आ रहे थे और वो तलाक के बिल्कुल मुहाने पर थे, तलाक लेने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जब से ये घटना हुई उसके बाद उन दंपतियों ने भी, दोनों दंपतियों ने तलाक लेने का इरादा बदल दिया। यानी देखा जाए तो इस भयानक हादसे ने उन दो परिवारों को फिर से एकजुट कर दिया। उन्होंने अपने लोगों की कीमत समझी, ज़िंदगी की कीमत समझी, रिश्तों की कीमत समझी, और उनको लगा कि ये दुनिया जो है वो फ़ानी है, आज इंसान यहाँ है कल नहीं है, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है, तो लड़ने झगड़ने का और तलाक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सोचिए कि ये कितना पॉजिटिव इफेक्ट भी है उसका। लेकिन इस तरह की घटनाओं से किसी को सबक लेनी पड़े, कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो, उसकी तो खैर कोई भी कामना नहीं करता, लेकिन ये भी एक इफेक्ट है उस घटना का। तो खैर ये कुछ जानकारियाँ थी, मुझे लगा कि मैं आपको बताऊँ। अब आइए, मैं जो आप लोगों को मर्डर मिस्ट्रीज़ अक्सर इस वक्त सुनाया करता हूँ उसकी शुरुआत करता हूँ। ये मामला है गोवा का। गोवा में सोमवार की सुबह एक जगह है धारबंदोरा। इस धारबंदोरा में एक और छोटा एरिया है जिसका नाम है पिलियम। तो इस पिलियम इलाके में जंगलों के बीच एक लड़की की लाश पर लोगों की नज़र पड़ती है। लाश के आसपास काफ़ी सारा खून बिखरा हुआ था और पहली ही नज़र में देखकर यह समझ में आ रहा था कि लड़की पर चाकू से वार किया गया है और ख़ासकर गला जो है वो चाकू से काट दिया गया है। तो ये क्लियर कट मर्डर का मामला था। जंगल के बीच में लड़की की लाश, गले में चाकू के निशान। लोग देखकर पहली नज़र में तो घबरा गए और फिर उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया।
गोवा पुलिस की एक टीम वहाँ मौके पर पहुंची। जिस तरह की सूचना आई थी, मर्डर कंफर्म था, तो पुलिस डॉग स्क्वाड को भी लेकर गई, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी लेकर गई ताकि सीन ऑफ क्राइम का वो बारीकी से मुआयना करे, और जो लोकल पुलिस के ऑफिसर्स थे वो भी वहाँ पहुँचे। गए वहाँ पर, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का केस था, कोई लीड, कोई सुराग, कुछ भी नहीं। मौका वारदात पर उस लड़की का मोबाइल फ़ोन और दूसरे जो भी वैल्यूएबल्स थे उसमें से कोई भी चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई नहीं थी, मौजूद नहीं था। सवाल ये भी था कि क्या ये मर्डर फॉर गेन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लूटपाट के लिए हत्या कर दी गई। कई सवाल थे, और साथ ही एक सवाल ये भी था कि ये लड़की है कौन। कोई आई कार्ड, कोई बैंक कार्ड, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक छोटा सा बैग ज़रूर पड़ा हुआ था, और उस बैग में बाकी और चीज़ों के साथ ऐसी चीज़ें जिससे पहचान पता नहीं चल सकती, एक बस का टिकट ज़रूर था। तो ले दे करके ये बस का टिकट जो है वही गोवा पुलिस के लिए इस मामले के सुलझने की इकलौती उम्मीद थी। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक जंगली इलाका था, आसपास जो है वो वुड्स थे, जंगल थे, तो इसीलिए मतलब कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी नहीं था कि इसकी पहचान हो पाती या साथ में कौन था ये पता चल पाता। तो बस का टिकट जो है वो इकलौती उम्मीद की किरण पुलिस को नजर आई। अब पुलिस ने इस बस के टिकट के बारे में पता किया। वो बस जो है वो कोई लोकल बस नहीं थी, बल्कि कर्नाटक की बस थी, और कर्नाटक के बेंगलुरु से या हुबली से वो बस गोवा तक चलती थी। जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने उस बस के बारे में जानकारी जुटाई और उस टिकट को बेंगलुरु पुलिस के साथ, कर्नाटक पुलिस के साथ उन्होंने शेयर किया। टिकट के ज़रिए बेंगलुरु के अलावा हुबली है कर्नाटक में एक जगह, वहाँ की पुलिस से भी गोवा पुलिस ने बातचीत की। तो उस टिकट के ज़रिए ये पता चला कि ये बस का टिकट जो है वो हुबली से ख़रीदा गया है, और ट्रैवल करने वाला जो है वो हुबली से ही चला है। गोवा पुलिस ने ये बताया कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास, मतलब 20-22 साल के आसपास है, और उसके पास से ये टिकट मिला है। बाकी जानकारी अब आपके हवाले, आप पता करके बताएं। हुबली पुलिस ने उस टिकट के सहारे बस ऑपरेटर की भी पहचान की, और जहाँ से वो बस ओरिजिन होती है, जहाँ से चलती है, उस जगह हुबली की पुलिस पहुंची, हुबली बस स्टैंड में, और पता चला कि हाँ, गोवा के लिए बस निकलती है, और सोमवार से पहले मतलब रविवार को भी वो बस वहाँ से चली थी। तो ये जब जानकारी मिली तो हुबली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो बस स्टैंड में लगा हुआ है उसको बहुत बारीकी से एग्जामिन करना शुरू किया, और आसपास के इलाकों में भी बस स्टैंड के गेट वेट के आसपास और टिकट विंडो के आसपास जो कैमरे लगे हैं उसके भी फुटेज की पुलिस ने बहुत बारीकी से जाँच की। जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने वाकई नोटिस किया कि हाँ, 20-22 साल की एक लड़की भी उस बस में ट्रैवल कर रही है, और इत्तेफाक से उस लड़की के साथ उसी के एज ग्रुप का एक नौजवान लड़का भी है। लड़का जो है वो कद काठी में काफ़ी तगड़ा, लहीम शहीम सा दिख रहा था, और ये क्लियर हुआ कि 2 लोग उस बस में उस दिन गए थे। और जब टिकट नंबर वगैरह से डिटेल पता किया गया तो ये भी पता चला कि हाँ, मतलब उस यंग गर्ल ने ही, उस नौजवान लड़की ने ही ये टिकट खरीदी थी। अब हुबली पुलिस को उस लड़की की तस्वीरें पता चल गई थी, उस लड़की की पहचान जो है, चेहरा जो है वो पता चल चुका था सीसीटीवी फुटेज से। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। देखा जाए तो इस मामले की शुरुआत तो हुई गोवा में, क्योंकि डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी। गोवा की पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन फिलहाल इस मामले की पूरी जांच केंद्रित हो गई थी कर्नाटक के हुबली में, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लीड था, प्रॉबेबली वहीं की वो लड़की रहने वाली थी। हुबली पुलिस ने अब इस लड़की के बारे में उन तस्वीरों के सहारे पता करने की शुरुआत की, और जल्द ही पुलिस को ये पता चला कि एक लड़की जिसका नाम है रोशनी एम मोजेस, वो अपने घर से गायब है, लापता है। घर वालों ने इसके बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने जब वो सीसीटीवी फुटेज रोशनी एम मोजेस के घर वालों को दिखाई तो वो सीसीटीवी फुटेज देखकर घर वाले शॉक्ड हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी जो है वो कहीं गोवा ट्रैवल कर रही है या गोवा गई है। तो जब उनको दिखाया गया तो वो चौंक भी गए और कहा कि कंफर्म किया कि हाँ, ये हमारी ही बेटी है रोशनी। इसके बाद पुलिस ने फिर उनको बुरी खबर दी। हुबली पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी की बॉडी मिली है, और वो भी गोवा के जंगलों में। वो बहुत हैरान हुए, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और पुलिस ने साथ में जो लड़का है उसके बारे में भी बताया। इस तरह से साथ वाले लड़के की भी पहचान हुई। ये जो रोशनी एम मोजेस है, ये एक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर काम करती थी, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के आसपास उस लड़की की है। और उस लड़की के साथ जो दूसरा लड़का मौजूद था, जो
हुबली से चला था बस में उसके साथ, उस लड़के का उसकी जो पहचान पता चली, नाम पता चला संजय एम केविन। वो भी वहीं का लोकल ही रहने वाला था, दोनों आसपास के रहने वाले थे, तो संजय की भी पहचान हो गई। अब संजय के बारे में जब पुलिस ने पता करना शुरू किया तो पता चला कि संजय गायब है, लापता है। लेकिन हुबली पुलिस और गोवा पुलिस एक दूसरे के साथ टच में थी, कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रहे थे और उन्होंने फाइनली संजय केविन, जिस पर सबसे ज़्यादा शक था, उसे पुलिस ने उठा लिया। अब जब उसे उठा लिया और उससे पूछताछ की तो कत्ल के इस मामले का खुलासा हो गया। संजय ने यह कबूल किया कि उसी ने रोशनी एम मोजेस की जान ली थी। संजय भी हुबली का रहने वाला था। अब सवाल यह है कि एक मतलब लव बर्ड्स जिसे हम कहते हैं या कपल कह लें, प्रेमी जोड़ा, हुबली कर्नाटक का रहने वाला, उसने बेंगलोर मतलब हुबली छोड़कर गोवा जाकर इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे क्या इरादा था, अब पुलिस को ये पता करना था। तो संजय एम केविन से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो एक बेरोजगार लड़का है और तकरीबन 4 से 5 सालों से वो कोर्टशिप में रोशनी के साथ है, यानी रोशनी के साथ एक रिलेशनशिप में है, अफेयर में है, और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन हाल के दिनों में संजय को ये पता चला था कि रोशनी किसी और लड़के से भी बात करती है और उसके साथ भी वो काफ़ी क्लोज है। ये बात संजय को काफ़ी बेचैन कर रही थी और वो रोशनी से सख्त नाराज़ था, गुस्से में था। इनफैक्ट हुबली में रहते हुए ही उसने खुंदक की वजह से, गुस्से की वजह से रोशनी की हत्या करने की प्लानिंग कर ली थी और इसी प्लान के तहत उसने कत्ल के लिए स्पेशली एक चाकू भी खरीदा और रोशनी को अपने साथ घुमाने के बहाने उसने कहा कि चलो गोवा चलते हैं, और वह अपने साथ रोशनी को गोवा लेकर गया। दोनों हुबली से बस में सवार हुए, गोवा पहुँचे और गोवा में वो पिलियम के एक जंगली इलाके में उतरे और कुछ जंगली इलाके में घूमने फिरने और कुछ नेचर को करीब से महसूस करने की बात कहकर उसने जो है रोशनी को भी अपने साथ संजय ने उतार लिया। दोनों साथ में थे तो साथ ही उतरना था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर गुमराह करके या बरगला के इस लड़की को वो जंगल के अंदर लेकर गया और अंदर ले जाकर संजय, जो पहले से ही प्लान करके तैयार था, चाकू उसके पास था, उसने अकेली लड़की को जो उस पर भरोसा करती थी उसका उसने जंगल में ही गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। संजय को पूरा यकीन था कि वो हुबली से आ रहा है और हुबली में से निकलकर गोवा आ रहा है। किसी को नहीं पता कि वो किसके साथ आ रहा है, कोई जानकार नहीं है। और गोवा में जिस जगह पर वो उतर रहे हैं, जंगल के बीच जा रहे हैं जहाँ वो हत्या करने जा रहा है, वहाँ पर भी इस लड़की के जानने पहचानने वाला कोई नहीं है, मुझे जानने पहचानने वाला कोई नहीं है, तो मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा, ऐसा वो संजय सोच रहा था। और उसने फिर हत्या की और हत्या करके डेड बॉडी को वहीं डिस्पोज ऑफ करके जंगल में ही, कहीं और जाना नहीं पड़ा, वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने ये पूरी कहानी सुनाई और कहा कि रोशनी चूंकि उसे धोखा दे रही थी तो उसने ये तय कर लिया था कि अब वो रोशनी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने कत्ल किया। उसने ये भी बताया कि वो हुबली लौटकर शायद खुद भी अपनी जान दे देता, लेकिन इसकी तो खैर नौबत नहीं आई। हुबली लौटकर वाकई अपनी जान देता या इरादा बदल देता, ये बात की बात है, लेकिन उसने जान ली थी, इतना तो कन्फर्म है। और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया। उसकी निशानदेही पर रोशनी का जो मोबाइल फ़ोन और बाकी दूसरे बिलोंगिंग्स हैं वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है इस मामले में। अब पुलिस ने इस केस को क्रैक कर लिया है, लेकिन केस को क्रैक करने का जो ज़रिया बनी वो बनी एक छोटी सी टिकट, एक बस का टिकट, जिसके ज़रिए पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। तो ये थी आज की कहानी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ब्लाइंड मर्डर का केस सिर्फ एक बस के टिकट से चंद दिनों में सुलझा लेना ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए हुबली पुलिस के साथ साथ हुबली कर्नाटक की पुलिस के साथ साथ गोवा पुलिस की भी तारीफ़ करनी होगी, जिन्होंने कर्नाटक पुलिस के साथ इस तरह से अच्छे टर्म्स के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ इस केस को सॉल्व किया, क्रैक किया। आमतौर पर हमने ये देखा है कि 2 राज्य तो छोड़िए, 2 ज़िलों की पुलिस भी आपस में खूब बुरी तरह से लड़ती है अपने जुरिस्डिक्शन को लेकर, एरिया को लेकर। लोग अपने इलाके में क्राइम नहीं होने देना चाहते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि 2 ज़िलों के बीच में कहीं अपराध की घटना हुई, डेड बॉडी कहीं मान लीजिए बॉर्डरिंग एरिया में पड़ी हो, तो इस तरह के भी केसेस हुए हमारे देश में कि पुलिस वालों ने खींचकर लाश जो है वो दूसरे ज़िले के हद में सरका दी, ताकि इन्वेस्टिगेशन और कत्ल की जो घटना है उनके क्राइम ग्राफ को इंक्रीज़ ना कर दे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 2 राज्यों की पुलिस ने आपसी तालमेल से इस केस को सुलझाया और चंद दिनों में सुलझाया। आज देखिए बुधवार का दिन है,
मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, चंद दिन क्या, मैं तो कहूँगा चंद घंटे में, सोमवार की सुबह ये डेड बॉडी मिली थी और इस केस को पुलिस ने अब सॉल्व कर लिया। तो अपने आप में एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम को, इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो हमारी परिपाटी है, जो बीच में चूँकि काफ़ी डेवलपिंग स्टोरीज़ हो रही थी तो वो सिलसिला बंद हो गया था, तो आइए उस परिपाटी की शुरुआत करते हुए जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उस स्टोरी की चर्चा करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से दो कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्रीज़ जो पंजाब और हरियाणा में हुए, उन्हें पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने सुलझाया। एक मामले में मोरल पुलिसिंग का मामला था, जिसमें कुछ लोग एक लड़की के बोल्ड कंटेंट से इतना ज़्यादा दुखी और परेशान थे कि उन्होंने उस लड़की की हत्या कर दी, जो अपने आप में कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कही जा सकती। और दूसरी घटना जो है वो लव अफेयर का था, जिसमें एक मॉडल और म्यूज़िक वीडियो बनाने वाली एक लड़की, जिसके सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग है, उस लड़की की हत्या उसके शादीशुदा बॉयफ्रेंड ने कर दी। तो आइए कुछ कमेंट्स जो है वो पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। एमकेडी शॉर्ट टाइम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने मैसेज किया है, मतलब मैसेज लिखा है और साथ ही उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। संजीव कुमार जी ने भी कॉम्प्लीमेंट किया, मैसेज है उनका, थैंक यू वेरी मच। जीनत के ऊपर सरकाज़म वाज ऑसम। तो एग्जैक्टली मुझे ये समझ में नहीं आया, हो सकता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वरुण, लेकिन चलिए मैं एक बार फिर से अपना वीडियो देखकर याद करने की कोशिश करूंगा कि किस संदर्भ में आपने ये बात कही। मनी सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि फेक इन्फॉर्मेशन है। फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली बहुत सारे लोगों को उस लड़की जिसकी हत्या हुई थी उसके नाम को लेकर जो है कुछ लोगों के रिजर्वेशंस हैं, कुछ उनके अपने नज़रिए हैं। देखिए, लड़की का असली नाम तो कंचन कुमारी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो लड़की जिसकी हत्या हुई वो लुधियाना की रहने वाली थी, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और सोशल मीडिया में वो जिस नाम से उसने आईडी बना रखी थी वो नाम था कमल कौर भाभी। अब कमल कौर भाभी और कंचन कुमारी में देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन हर आदमी अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से नाम रखने को स्वतंत्र है, तो उसने कमल कौर रख लिया था। अब बहुत सारे लोगों को इस कौर सरनेम पर एतराज़ था, क्योंकि कौर सरनेम जो है वो ऑब्वियसली सिख महिलाओं का सरनेम है और बहुत प्राइड के साथ उसको धारण भी किया जाता है। तो इसीलिए लोग ये कह रहे हैं, कुछ हमारे दर्शक कह रहे हैं कि वो फेक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। कमल कौर भाभी के नाम से ही उसकी आईडी बनी हुई है और वो उसी नाम से मशहूर है। कंचन कुमारी के नाम से तो दुनिया को तब पता चला जब ये केस सामने आया, जब इस मामले का खुलासा हुआ। कंचन कुमारी को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लोग कंचन कुमारी को फॉलो नहीं करते थे। सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल पहचान ही सही, बनावटी पहचान ही सही, लेकिन उसकी पहचान कोमल कौर भाभी की ही थी। तो खैर, ये एक अलहदा मसला है पहचान का, और इस पहचान को लेकर ही सारा विवाद भी है। जोईता घोष ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने कहा है कि दोनों घटनाएं बहुत ग्रुसम हैं, मतलब बहुत जघन्य हैं। थैंक यू वेरी मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। प्रदीप भाम्बू जी का कमेंट है, परूप श्रेष्ठा जी ने भी कमेंट किया है। अवतार सिंह साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि कोमल कौर नहीं कमल कुमारी है, गलत वीडियो पा रही से। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, नाम किसी आदमी का दो भी हो सकता है, एक आदमी अपना कोई दूसरा नेम भी क्लेम कर सकता है। वीडियो अवतार सिंह साहब गलत नहीं हो सकता है। वीडियो में जो बातें मैं कहता हूँ ऑब्वियसली उसको वेरीफाई करके तभी कहता हूँ। पुलिस ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उस लड़की का नाम कंचन कुमारी एलियस कमल कौर भाभी है, और कौन इनकार करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो प्रोफाइल है वो उसी नाम से बना हुआ है। अवतार सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए वीडियो गलत नहीं है। बाकी हर आदमी का अपना नज़रिया है, आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र हैं। जगदीश के चांडेगड़ा साहब ने भी कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। और रमेश नकल जी का कमेंट आया है, बहुत धन्यवाद आपका। दीपक कुमार जी हैं, ब्रिजेंद्र सिंह हैं, गौरव वत्स हैं, अभिषेक भार्गवा हैं, सारंग चौहान साहब हैं, विजेंद्र जी हैं, योगा विथ विकास हैं, अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है, राजकुमार वर्मा, नवारा किमले, ये हांगकांग से हमें देखती सुनती हैं, बहुत स्वागत आपका। कौर सुखवीर, इन्होंने कहा कि पंजाब की जो कहानी आपने बताई है वो अधूरी है, पहली बार मुझे आपकी स्टोरी अच्छी नहीं लगी, अधूरी जानकारी दी आपने, प्लीज़ पूरी जानकारी और पूरा सच पता करके सच्चाई पब्लिक के सामने बताएं प्लीज़ सर। तो देखिए, मैंने जो पक्ष था उसे मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया और ये बता दिया कि नाम को लेकर क्या कन्फ्यूज़न है। बेसिकली ओरिजिनल नाम कुछ
है और सोशल मीडिया का नाम कुछ और है। तो इसे आप कन्फ्यूज़न कहें जो भी कहें, लेकिन ये सच है कि वो एक फेक नेम से वीडियो बनाया करती थी और ऐतराज़ भी शायद उसी नाम को लेकर ही था। दीप धर का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश अधिकारी ने कमेंट किया है। उमेश भूया जी का कमेंट है। रूप सिद्धू साहब ने भी फेक इन्फॉर्मेशन कहा है और कहा है कि उसका नाम कमल कौर नहीं है, असल में कंचन कुमारी था। तो मैंने तो अपनी स्टोरी में ये बात बताई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंचन कुमारी जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, क्या वो नाम मतलब अब तो मुझे ही शक होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कंचन कुमारी ना बोला हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने दोनों नाम का जिक्र किया होगा। तो एनीवे, इन केस अल्टीमेटली मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, अगर मान लीजिए नहीं भी किया हो तो इसको प्लीज़ ऐड कर लीजिए सुनते हुए कि उस लड़की का नाम कंचन कुमारी उर्फ कोमल कौर भाभी था। ये मैं बताना चाहता हूं, असली नाम कंचन कुमारी ही था। नाम को लेकर ही सारा विवाद है, क्योंकि अब ये एक ऐसा विवादित टॉपिक है ना, इस पर अगर मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा तो आप समझते हैं ना, आजकल वो एक मीम भी चलता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। दीपक रावत जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि साहब सच बताना, इनको फांसी की सज़ा होगी या नहीं। साहब मैं कैसे सच बताऊं, लेकिन मुझे ये जो 2 केसेस हैं इसमें फांसी की सज़ा की उम्मीद नहीं के बराबर लगती है। लेकिन हाँ, सोनम और राज रघुवंशी वाले मामले में मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए कल ही मेघालय की जो डीजीपी हैं, इतनी सीनियर ऑफिसर, डीजीपी मतलब पूरे स्टेट की पुलिस की चीफ, वो भी कह रही हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की ने ऐसे इनोसेंट अपने बेगुनाह पति की जान क्यों ली होगी। तो है तो बड़ा शॉकिंग और बहुत ही हैरान करने वाला केस, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ऐसे केसेस पहले नहीं हुए, अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई थी, लेकिन जितनी बार भी इस तरह की घटना होती है हम लोगों को हैरान तो करती ही है। ल्यूकन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। एक हमारे दर्शक हैं शशांक गौर ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। पीसी ट्रिप के नाम से एक आईडी है, उन्होंने बहुत सारी इमोजीज भेजी है। अमृत लाधार के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अमृत लाधर। राजकुमार वर्मा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। विष्णु कुमार बंशी है, विष्णु कुमार नाग। मैं इनको बहुत देर से ढूंढ रहा था। असल में देखिए क्या है, मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो या तो न्यूएस्ट कमेंट करके पढ़ता हूँ या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर आता है वैसे पढ़ता हूँ। मतलब दोनों तरीका में चुनता हूँ। कुछ लोग ऐसे टाइम में कमेंट करते हैं जो शायद न तो बहुत नीचे होते हैं और न बहुत ऊपर होते हैं, तो कई बार इस तरह के नाम जो है वो मिस कर जाते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जो मुझे बहुत प्यार से मुझे मामा मामा कहकर पुकारते हैं, तो खैर बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे मामा कहें, चाचा कहें, लेकिन ये जो बॉन्डिंग है, आप कुछ हक समझते हैं, अपना समझते हैं, तभी किसी नाम से पुकारते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भाई भैया भी कहते हैं, बहुत स्वागत आपका। तो ये कहते हैं कि मैं जो है उनका नाम बिल्कुल नहीं लेता और ये इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। उन्होंने कल कम से कम 5 से 6 मैसेज भेजे हैं, विष्णु कुमार नाग। तो मैं कमेंट्स पढ़ते हुए इनके नाम को सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। अब देखिए इतना नीचे आपका कमेंट है, तो इसीलिए आज भी आपका नाम लेने में मुझे देर हो गई। लाइफ हैक के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। शमीम अहमद साहब का कमेंट है और उन्होंने ये कहा कि दिमाग जो है, गुस्सा दिमाग ख़राब कर देता है। तो खैर, आयशा सुल्ताना व्लॉग्स के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कहा है कि सोनम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, सब लोग कमेंट करके बताएं। देखिए कानून के हिसाब से तो अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कत्ल का, ये मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अब कानून क्या फैसला करता है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।